बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की है। 2-3 बातें उन्होंने की हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके साथ फिर मैं अपना तज्ज़िया भी करूँगा, क्योंकि आज शो में भी मैं कुछ इसी हवाले से बात कर रहा था। चीज़ें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, मईशत के हवाले से, प्रॉब्लम्स जो हैं हल कैसे हो सकता है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, तरजीहात में कहीं पर है कि नहीं कि हमने इन हालात से कैसे बाहर निकलना है, सारी बातें मैं कह रहा था। अच्छा, बहरहाल सबसे पहले इमरान खान की जो मीडिया टॉक है उसमें उन्होंने जो कहा, उन्होंने सबसे पहले बात की उस केस के हवाले से जो उनके और उनकी बहन के ख़िलाफ़ हुआ, और उन्होंने कहा कि वो 6 अरब की ज़मीन का केस बना है। अब वो जो एंटी करप्शन पंजाब को हेड कर रहे हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एक मखसूस रखा मौक़िफ़ अपना और कहा कि जी ये तो वो बंदा है जिसको पहले शहबाज शरीफ ने इनकाउंटर्स के लिए रखा हुआ था और इससे वो काम ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी का। और एक वजाहत उन्होंने दी है, यानी कि एक पॉइंट दिया है इस केस के हवाले से जिससे वो कहते हैं कि साबित होता है कि केस दुरुस्त नहीं है, झूठा है। वो ये है कि वो कहते हैं कि जो चेक्स दिए गए हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए इमरान खान की बहन ने, वो कहते हैं कि उसकी ये क्योंकि केस से बनाए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की बहन ने 6 अरब रुपए की ज़मीन ख़रीदी थी। मैं अभी बहुत ज़्यादा इस केस के फैक्ट्स नहीं जानता, तो मैं अभी फैक्ट्स पे नहीं जा रहा। जो सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जी केस से बनाए कि 6 अरब की ज़मीन ख़रीदी इमरान खान की बहन ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में, लेकिन जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जो चेक्स दिए गए थे ज़मीन ख़रीदने के लिए, वो रिकॉर्ड पर हैं और ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, कोई कैश नहीं दिया गया था, जो कि अच्छी बात है, बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और वो जो चेक्स हैं उनकी जो डेट है वो मई 2022 की है, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है ज़मीन की इमरान खान की बहन ने जो की है बकौल इमरान खान के, उसका रिकॉर्ड, उसका एविडेंस बकौल इमरान खान के मौजूद है कि वो ट्रांजैक्शन हुई है मई 2022 में, जबकि पटवार खाने में बकौल इमरान खान के जो रिकॉर्ड है उसको टेम्पर किया गया है और वो ट्रांजैक्शन उससे हट के किसी और टाइम की बनाई गई है ताकि केस को किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सके इमरान खान या इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो एक तो उन्होंने ये बात की है। अब ये जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, सर्टनली उसके ऊपर एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि एक वकील तो हमेशा एक फेयर ट्रायल की बात करता है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, और अगर ऐसे ही है जैसा कि वो फरमा रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देने लगा हूँ, क्योंकि मैं अभी 2-3-4 दिन दुबई रह कर आया हूँ और उसके बाद अब पाकिस्तान वापस आया हूँ। तो मैं अभी शो में भी अपने जिक्र कर रहा था कि बाहर दुबई से जब बंदा पाकिस्तान वापस आता है तो दुबई की जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चकाचौंध रोशनियाँ और इतनी वहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ क्रिएशन, पॉलिसी, प्लानिंग, इतना कुछ देख के आता है। और उसके बाद पाकिस्तान वापस बंदा लैंड करता है तो वो जॉन एलिया का एक शेर है, वो ज़हन में आता है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये रही है कि पिछले 75 सालों में हमने ऐसे काम किया है कि हमने ख़ुद को तबाह किया है, ख़ुद को बर्बाद किया है, और अभी तक हमें उस तरह से मलाल नहीं है। क्योंकि जब मलाल होता है तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसको मामलात को दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस वक्त मौशी एतबार से, सियासी एतबार से जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है, और उसमें जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ है ना जी, उसमें कहीं पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उस बहरान से कैसे निकलना है, खुशहाली की तरफ कैसे जाना है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, उसके लिए पॉलिसी क्या होगी, प्लानिंग कब होगी, मैनेजमेंट क्या होगी, गवर्नेंस कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पर चीज़ें हैं ही नहीं। प्रायोरिटी लिस्ट में तो सिर्फ ज़ाती सियासी मफादात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसके मुताबिक चीज़ें आगे चल रही हैं। और ये जो मामलात हैं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की कुल आबादी जो कि 22 करोड़ से ऊपर है और उसका पर कैपिटा इनकम यानी कि फ़ीकस आमदनी $1550 है,
और यूएई की कुल आबादी 90 लाख है और उनका पर कैपिटा इनकम $44,000 है, उनका जीडीपी 440 बिलियन US है। ये हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कतर उसके साथ एक मुल्क है, उसकी कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन जो फीकस आमदनी है वो $60,000 है पर कैपिटा इनकम, और उनका जो जीडीपी है वो $217 बिलियन है। हम कहाँ पे खड़े हैं? इतना बड़ा मुल्क है और वो कहाँ पे खड़े हैं? फ़र्क क्या है? मैं आपको सिस्टम का एक फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़, तरजीहात की जो फहरिस्त है, उसमें कहीं पे ये जो फरसूदा निज़ाम हमारा गल सड़ चुका है और उसकी वजह से हमारी मैशत जो है वो भी बहरान का शिकार है। उसको दुरुस्त करना हमारी प्रायोरिटीज़ में उस तरह से नहीं है। मुझे एक शख्स ने दुबई में कहा कि मैंने यहाँ पे 1.5 मिलियन दरहम की एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 12 करोड़ रुपया बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब जिस दिन मेरे नाम पे ज़मीन मुंतकिल होनी थी ना, तो मैं लैंड डिपार्टमेंट में गया हूँ, वो इंतकाल की जो फॉर्मेलिटी है वो 20 मिनट में होगी एंड दैट्स इट। और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि अब इसमें जो फ़र्द इशू होनी है उस फ़र्द में कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, या कोई गलत एंट्री ना डाल दी हो, या इंतकाल के लिए कोई पैसे मुझे रिश्वत वहाँ पे देनी पड़ी हो, या पे वो गलत कोई मॉर्गेज का नोट ना डाल दिया हो, या कोई फ्रॉड ना हो जाए, फॉर्जरी ना हो जाए, या नाजायज़ कब्ज़ा ना हो जाए मेरी ज़मीन पे। कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ 20 मिनट 12 करोड़ की कहता मैंने ट्रांजैक्शन की, और 20 मिनट के अंदर मैं अपनी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट लेके वापस अपने दफ्तर या घर में आकर बैठ गया था। अब इसको ज़रा आप कंपेयर करें पाकिस्तान का। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो एक जगह अपनी जगह बात है कि वो कह रहे हैं कि पटवार खाने में उन्होंने मैनेज कर लिया है, उसके ऊपर फेयरली इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन मैं एक वकील की हैसियत से अपना तजर्बा जो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे किसी ने 5 मरले की ज़मीन ख़रीदनी है ना, सबसे पहले वो पटवार खाने जाके पटवारी साहब को मिलता है, तो पटवारी साहब सबसे पहले तो भाव दिखाता है, मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ जी। ओ जी, वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल आटा स्कीम शहबाज साहब ने जड़ी शुरू की थी है ना, उधर मेरी तकसीम या मेरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, मैंने उसको मॉनिटर करना है। अच्छा सर, कब हो जाएगी ख़त्म? कब? वो हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, अगले की ट्रांजैक्शन। अच्छा, फिर आप 1-2 लाख रिश्वत दे, 2 लाख, और उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी जो है वो हैंडल हो जाएगी और पटवारी साहब आके आपका काम कर दें। और अगर आप ना दें तो बाकायदा मैंने लोगों को ये कहते सुना है, मेरे पास आते हैं, हम वकीलों के पास आते हैं लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके, कि वो कहता है जी अगर मुझे नहीं राज़ी करोगे ना, एक पटवारी कहता है, पटवारी का ग्रेड आप देख लेंगे क्या होता है, वो कहता है अगर मुझे नहीं राज़ी करोगे ना, फिर चाहे गवर्नर की सिफारिश करा दोगे, तुम्हें रोल के रख दूंगा। तुम देखो फिर तुम कितना जलील होते हो इस निज़ाम। तुम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो मुझे बाईपास करके, और उसके ऊपर तहसीलदार है, कानगो वगैरह, और उसके बाद करते करते बात जाती है एसी तक, डीसी तक, फिर कमिश्नर तक। तो वो निचले लेवल पे मैं बिल्कुल, जो पटवार खाना है उसमें जो पटवारी साहब बैठे हुए हैं, वो जिस तरह बैठे होते हैं और जिस तरह उन्होंने दिहाड़ियाँ फिर वहाँ पे लगानी होती हैं, और इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स होते हैं, और उसमें उन्होंने रिकॉर्ड भरा होता है, और उसको इतना कॉम्प्लिकेट किया होता है, इतना ओवर कॉम्प्लिकेट, पेचीदा दर पेचीदा। एक सिंपल बात है कि लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो आप क्यों नहीं एक कंप्यूटर के अंदर ले आते, उसको डिजिटल कर लेते, जैसे बरतानिया में, जैसे अमेरिका में, जैसे दुबई में। कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है, आप मुझे बताएं कितना खर्चा आ जाएगा? ठीक है, जितना खर्चा आएगा, लेकिन उससे फिर फ़ायदा भी बहुत सारा होगा। सिंपल, उसको रजिस्टर्ड लैंड बोलते हैं कि वो डिजिटल सारा रिकॉर्ड, आप नाम डालें या आईडी कार्ड नंबर डालें उस बंदे का, और वो प्रॉपर्टी किसकी, उसका नाम वहाँ पर, दैट इज़ इट। आपने अभी तक वो अंग्रेज़ के दौर का पटवार खाने का सिस्टम चलाया हुआ है, जिसमें इतने थब्बे रजिस्टर्स के उसने रखे हुए हैं, और उसको वो अपने तरीके से भरता जाता है। और वो जैसे एक कोई आइंस्टाइन का वो कोई लगा हो ना, जिसमें आइंस्टाइन E=mc² की इक्वेशन जब डिस्कवर कर रहा था, तो उसने जितनी मैथमेटिक्स बोर्ड पे लिखी थी, ऐसे वो फ़र्द या पटवार खाने के डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो एक इमेज दे रहे होते हैं, इस तरह के लग रहे होते हैं। उसको समझना आम आदमी के बस की काम ही नहीं है, इसलिए उसे वकील चाहिए होता है। फिर अगर पटवारी साहब उसमें बदनीयती दिखाते हुए कुछ ऐसा कर दें हल्का सा भी, जो कि वो कर सकते हैं और करते हैं बहुत सारे केसेस में, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे। फिर आप जाएं सूट फॉर डिक्लेरेशन अदालत में, वकील साहब केस करें, फिर सालों साल आप इंतजार करें। तो ये सिस्टम तो रॉटन है, सिस्टम में तो बहुत प्रॉब्लम है। और इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं कि 6 अरब की ज़मीन थी, और वो कहा गया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की बहन ने ख़रीदी है,
तो वो चेक्स में दिए मेरी बहन ने, और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे है, वो मई 2022 के चेक हैं। तब हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत थी, वफाक में मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जा चुकी हुई थी हमारी हुकूमत, तो वो रिकॉर्ड पे है। और लेकिन पटवार खाने में पटवारी के थ्रू मैनेज करके उस रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके बकौल इमरान खान साहब मुबैना तौर पर वो उनके द्वारा हुकूमत की ट्रांजैक्शन बनाई गई है ताकि उनको बीच में इम्प्लीकेट किया जा सके। तो ये अगर इस तरह से हो रहा है तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये अगर यहाँ पे होता रहेगा तो मुझे बताएं हमारे हालात कैसे तब्दील होंगे, हम कैसे तरक्की करेंगे। इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग हैं 22 करोड़ से ऊपर, इतना पोटेंशियल है, दुनिया किधर पहुँच गई है, हम किधर खड़े हैं, और हम अभी तक पटवार खाने के झंझटों से बाहर नहीं निकल पा रहे। What to talk about making, mega projects and high-rise buildings like the buildings I've seen in Dubai, और या फिर दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में, और जी space exploration and everything. What to talk about that? You still messed with the system in the पटवार खाना, with a पटवारी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1947 से पहले की प्रैक्टिसेस हैं, जब हम एक कॉलोनी होते थे, और एक कॉलोनी के तौर पे जिस तरह यहाँ पे अंग्रेज हमें चलाता था, हमने उनको सीने से लगाया हुआ है, जैसे पता नहीं हमारे अजदाद ने हमें कितनी बड़ी मीरास छोड़ी। नहीं तब्दील कर, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बेनिफिशरीज हैं। एक और बात उन्होंने कही कि ज़िले शाह का जो केस है, अच्छा नहीं, ज़िले शाह से पहले कोयटा वाली बात उन्होंने की, ये भी इमरान खान का मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो वकील है, मुझे तो उस केस से कोई, उन्होंने कहा 150 के करीब मेरे ऊपर केस है, मुझे उस केस का इतना पता भी नहीं था, और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है वकील साहब का जो कत्ल हुआ है, लेकिन वो मेरे ऊपर डाल दिया है। अच्छा, मुझे तो सिर्फ वो अता ताड़ड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें अता ताड़ड़ साहब ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़ैसला सुना दिया था बाकायदा तौर पे, जैसे वो तफ्तीशी भी हैं, जज भी हैं और एग्जीक्यूशनर भी हैं, कि जी ये इमरान खान ने कराया है और इमरान खान इसका ज़िम्मेदार है, और अब ये बच नहीं सकेगा और इसको ज़मानत भी नहीं मिलेगी, ये बेल के पीछे नहीं छुप सकेगा। ये अता ताड़ड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैं हैरान होता हूँ कि ये अता ताड़ड़ साहब जिस तरह ये सारी बातें कर रहे थे, कोई बड़ी मोटिवेशन चाहिए आपको, बिकॉज आई नो ही अंडरस्टैंड्स द लॉ, ही इज़ अ लॉयर, ही अंडरस्टैंड्स द लॉ। उनको पता है कि कानून क्या कहता है, एक एक्यूज्ड के क्या राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना एज अ पॉलिटिशियन जो इतना पता नहीं क्या मोटिवेशन नज़र आती है कि उसके बाद फिर आप इस तरह से करते हैं। प्रॉब्लम ठीक है, इमरान खान आपका सियासी मुखालिफ है, सियासत की हद तक आप मुखालफत करें, बट प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय द सिस्टम फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पर्सनल पॉलिटिकल गोल्स, बिकॉज दैट डज नॉट ओनली डैमेज योर पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल ओपोनेंट, दैट डैमेजेस द इंटायर सिस्टम, the system that is supposed to run the entire country, the country that is supposed to govern people living in it, and they're 22 crore, उसका फिर जो नुकसान है ना वो हर पाकिस्तान के शहरी को होता है। बहरहाल इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जी वो जो उनकी बेगम साहिबा हैं, वकील साहब जिनका मर्डर हुआ है, उन्होंने कहा कि वो बेगम साहिबा जो हैं वो, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि उनके देवर ने कत्ल किया। मैंने नहीं देखी वो वीडियो, लेकिन ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई है उसके बेटे की, वकील साहब के बेटे की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़ानदानी दुश्मनी के नतीजे में ये वाक़या हुआ है। मैंने नहीं पढ़ी वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, लेकिन ये मैं इमरान खान का मौक़िफ़, तो अगर ये ऐसे ही है, अगर ये ऐसे है जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ततिम्मा बयान में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बेटे ने ये कह दिया है कि ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना है, और बेगम ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि उनके देवर ने कराया, अगर ये बात दुरुस्त है तो इमरान खान के साथ तो चलें, एक 302 के मुकदमे में जो भी होगा वो होगा। ये जो लोग हैं जिनका प्यारा कत्ल हुआ है, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, जिसमें इंसाफ होना चाहिए और असल कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए, अगर ये दुरुस्त है जो इमरान खान कह रहे हैं, तो इन लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हुई आप मुझे ये बताएं। इमरान खान के साथ तो चलो जो हो रही है वो एक अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं करता। जो ये लोग हैं जिनका बाप गया है, जिनका शौहर गया है, और फिर उसके कातिलों को पकड़ने की बजाय बलूचिस्तान पुलिस अगर
अगर ये बात दुरुस्त है कि वो सियासी बुनियादों पे उस केस की इन्वेस्टिगेशन का रुख इमरान खान की तरफ मोड़ रही है, तो आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा इंसाफ का कत्ल थाने में और क्या हो सकता है? तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये बात दुरुस्त है कि ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऐसी रिकॉर्ड पे है और वो वीडियो भी ऐसी रिकॉर्ड पे है, आखिरी चीज़ जो कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऐसी रिकॉर्ड पे है और वो वीडियो भी ऐसी रिकॉर्ड पे है, आखिरी चीज़ जो इमरान खान ने कही है वो ये है कि मौशी तौर पर मुल्क बैठ चुका है, बजट जो दिया दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है, और उन्होंने कहा है कि क्या इस तरह कोई मुल्क चल सकता है। मैं इसलिए बातचीत का कह रहा हूँ, मुल्क की फ़िक्र है, उधर जा रहा है मुल्क जिधर कोई संभाल नहीं सकेगा। अभी भी टाइम है, पीडीएम से कोई फ़ायदा नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो डरे हुए इलेक्शन से। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ येट अनदर टाइम के इमरान खान ने दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की रिक्वेस्ट की है, उन्होंने डिमांड की है, मुतालबा किया है कि मैं, और ये उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ। तो मैं तो देखें पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ था, फिर बहुत ज़्यादा संगीन हो गया और फिर मामला बड़े बिगड़ गए। आई एम वन ऑफ द रेयर वॉइसेस ऑफ सैनिटी जो पहले दिन से कह रही है सबको कि भाई मुल्क सबका है, इसमें अगर नुकसान होगा तो सब इफ़ेक्ट होंगे, इसलिए आपस में बैठ जाएं, प्लीज़ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें, कुछ रूल्स बना लें और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। तो मैं तो हमेशा सालसी और आर्बिट्रेशन और निगोशिएशन और टॉक्स और डायलॉग और मुज़ाकरात इसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक लॉयर हूँ, और लॉयर मैं तो इवन मेरे पास कोई क्लाइंट भी आता ना अपना मुकदमा लेके, सबसे पहले मैं उसे कहता हूँ और ये मुझे बारेट लॉ में लिंकन्स इन में बाकायदा तौर पे निगोशिएशंस के ऊपर पूरा एक केस एक सब्जेक्ट था जो हमने पास किया और उसके इम्तिहान भी दिए। हमें सिखाया गया था दैट व्हेनेवर समबडी कम्स टू यू विद अ डिस्प्यूट, किसी का कोई मसला है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, कोई फड्डा है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनसे कहें कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकती है। सो लेट मी टॉक टू द अदर पार्टी और टू द लॉयर ऑफ द अदर पार्टी, और वकील आपस में बैठ के एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उसकी कोई, ताकि वो जो क्लाइंट है आपका वो अदालती प्रोसेस में जो लिटिगेशन का एक एक्सपेंस है उसका जो खर्च है और उससे जो जारी बात है गुजरना इज़ इटसेल्फ एन एगनी, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आप उसको उससे बचाएं, उसका मसला हल कराएं, उसकी सेटलमेंट कराएं। और अगर वो नहीं होती है, फेल होती है, तो इवेंचुअली फिर आप जाहिर बात है अदालत में जाएंगे और उसका एक प्रोसेस है और उसमें टाइम भी लगेगा और उसमें खर्चा भी लगेगा और इंसाफ के लिए फिर आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो मैं तो शुरू से ही इस चीज़ का दाई हूँ, फ्रॉम माइक्रो टू द मैक्रो लेवल। और यहाँ पर तो मुल्क की बात है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, इकोनॉमी की बात है, सिस्टम की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात है। तो यहां पर तो बात करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे उन लोगों का जो इस मुल्क के बड़े हैं, पावर में है, ताकत में है, इक्तदार में है, जिनके फैसलों से मुल्क चलना है और उनके फैसलों पर डिपेंड करता है कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है, या हमने किस डायरेक्शन में जाना है, हमारे बच्चों ने किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, दैट प्लीज यू गाइज नीड टू सिट एंड टॉक एंड फाइंड अ वे आउट ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस, ताकि पाकिस्तान इन मौजूदा संगीन मौशी सियासी बहरान से बाहर निकले और तरक्की की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।